कल का दिन काफ़ी ज़्यादा शानदार रहा। इलेक्शन का रिजल्ट यहाँ पे डिक्लेयर हुआ। स्पेशली पंजाब के लिए ऐतिहासिक दिन रहा। पर आम आदमी पार्टी जो है फुल मेजॉरिटी के साथ जीत के आई और केजरीवाल जी के द्वारा भी बोला गया कि इतना बड़ा बहुमत कि अब डर भी लगता है, क्योंकि लोगों की उम्मीदें जो है आम आदमी पार्टी से वो काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। आने वाले टाइम में देखते हैं जो इनके द्वारा इलेक्शन के ड्यूरेशन में जो वादे किए गए थे, जो प्रोमिस किए गए थे, वो कितने इंप्लीमेंट होते हैं और क्या क्या डेवलपमेंट करते हैं ये पंजाब में, ये आने वाले टाइम में सब पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद हम देखें तो 11 मार्च की आज की जो डेली इंपॉर्टेंट न्यूज़ का जो डिस्कशन है वो हम यहाँ पे करेंगे। कोई भी अगर डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना है। और आज मैं सीएम से रिलेटेड सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करूँगी, जो जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीएम से रिलेटेड, क्योंकि इलेक्शन से गवर्नर से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से रिलेटेड भी डिस्कस कर चुकी हूँ, कल का जो लेक्चर आया था। उसके अलावा सीएम से रिलेटेड आज डिस्कस करेंगे, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस फुली हो जाते हैं। जब जब इलेक्शंस होते हैं तब तब जो है ऐसे क्वेश्चंस बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एग्जामिनर जो है ऐसे बैकग्राउंड से क्वेश्चन जो है फ्रेम जरूर करते हैं। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग स्टार्ट करते हैं 11 मार्च का। दिस इज सुरभि, वेलकम टू स्टडी हैक्स। आज का जो डे है यानी कि वर्ल्ड किडनी डे। वर्ल्ड किडनी डे जो है ये मार्च थर्सडे जो है, मार्च यानी कि थर्सडे ऑफ मार्च एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है, यानी सेकंड थर्सडे ऑफ मार्च, यानी कल के दिन इसको सेलिब्रेट किया गया। उसके अलावा यहाँ पे अवेयरनेस फैलाई जाती है कि क्या क्या इंपॉर्टेंस है किडनीज की हमारी बॉडी में, क्योंकि अगर किडनी फेलियर हो गया तो ह्यूमन की जो लाइफ है एकदम बिल्कुल हेल्थ उसकी बिल्कुल ख़राब हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे थीम की बात करें तो किडनी हेल्थ फॉर ऑल, तो थीम आप लोगों को याद रखनी है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट डे है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी, कि इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन, तो हमने डिस्कस किया था, ये है इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन जजेस, यानी कि वुमेन का पार्टिसिपेशन कितना है जुडिशरी सिस्टम में हमारी कंट्री में और इंटरनेशनल लेवल पे। हमारी कंट्री में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या टोटल कितनी है? टोटल 34 है। उसमें से 4 जजेस जो है वो फीमेल जजेस हैं, यानी कि वो जजेस हैं वुमेन। यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा बात करें एवरी 10th मार्च को, यानी कि कल के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता था, इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन ऑफ जजेस की। वुमेन्स का कितना पार्टिसिपेशन है जुडिशरी सिस्टम में। और ये डे जो है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा कमिट किया गया कि डेवलपमेंट कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है, अप्रोप्रिशिएट और इफेक्टिव स्ट्रेटजीज कैसे लेके आनी है, प्रॉपर जो प्लान है वो कैसे लेके चलना है, कि ताकि वुमेन्स का पार्टिसिपेशन जुडिशरी सिस्टम में हो। क्लियर है इतना? क्लियर। तो कैसे वो लीडरशिप का रोल जो है वुमेन जो है वो कैसे प्ले कर सकती है, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एज अ लीडर के तौर पे वुमेन जो है वो निकल के आ सकती है। आपने एग्जाम्पल तो देख लिया होगा, हमारे पास में इंदिरा गांधी जी एज अ लीडर की फॉर्म में बड़े अच्छे से उनके द्वारा वर्क किया गया। उसके अलावा हमारी प्रेसिडेंट, ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो थी फॉर्मर प्रेसिडेंट प्रतिभा पाटिल, जो हमारी देश की फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थी। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो जजेस की संख्या जो है याद रखिएगा 34 है आज के टाइम में। उनमें से 4 जजेस जो हैं वो है फीमेल जजेस। यहाँ पे बड़ी खुशी व्यक्त की जा रही है लोगों के द्वारा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है ये रूल करने जा रही है पंजाब में। तो आने वाले टाइम में जो सीएम है वो भगवंत मान जी आपको देखने को मिलेंगे। अगर बात करें यहाँ पे 4 स्टेट्स में इलेक्शंस थे, 4 स्टेट में इलेक्शंस थे, यानी कि गोवा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और आपका मणिपुर, ठीक है, और पंजाब, ठीक है। पंजाब 5 स्टेट में इलेक्शंस थे, जिनमें से 4 स्टेट्स में बीजेपी की गवर्नमेंट यहाँ पे बहुमत हासिल करके आई है, और एक स्टेट में यानी कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। क्लियर है? इसके अलावा बात करते हैं, क्योंकि अभी सीएम का मुद्दा काफ़ी ज़्यादा होगा, यानी कि न्यू सीएम देखने को मिलेंगे यहाँ पे, तो सीएम से रिलेटेड हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा खुशी व्यक्त की जा रही है लोगों के बीच में। रिजल्ट जो है बीजेपी जो है काफ़ी ज़्यादा मेजॉरिटी में रही, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में, उत्तराखंड में एंड वो जो है गोवा में, ठीक है। और पंजाब में आम आदमी पार्टी जो है 92 सीट से जीत के आई हैं। यहाँ पे बात करें गोवा, गोवा में बीजेपी की सरकार देखने को मिली, क्योंकि मेजॉरिटी के लिए 21 सीट चाहिए थी, बट इनके लिए एक कम है सीट, यानी कि 21 सीट चाहिए मेजॉरिटी के लिए, एक सीट की इनको ज़रूरत है। ऊपर से यहाँ पे देखें तो इंटरनेशनल कांग्रेस जो है 11 सीट जीत के आई है, आम आदमी पार्टी गोवा में 2। मणिपुर की बात करें तो बीजेपी जो है 32 सीट्स की मेजॉरिटी इनको हासिल हुई है, क्योंकि 31 चाहिए थी इनको मेजॉरिटी के लिए। पंजाब की बात करें तो 92, काफ़ी ज़्यादा ये ऐतिहासिक दिन रहा कल पंजाब के लिए, ठीक है।
तो 92 सीट्स जो हैं ये जीती गई आम आदमी पार्टी के द्वारा, पर मेजॉरिटी के लिए ओनली 59 चाहिए थी। देखिए डबल यहाँ पे देखने को मिली इनकी सीट्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है 18 सीट्स मिली टोटल। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो ये भी इनका भी जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे चीज़ें डिले होती दिखी हैं, यानी कि इनकी जो सीट्स हैं काफ़ी ज़्यादा गिरी, लॉस में गई ये भी। बीजेपी की बात करें तो ये भी पीछे रही एंड अदर्स। क्लियर। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बीजेपी जो है फुल मेजॉरिटी में है। क्लियर। मेजॉरिटी के लिए वैसे इनको 202 सीट्स चाहिए थी, बट ये ज़्यादा है, ठीक है, 255 है, तो फुली मेजॉरिटी में है बीजेपी। उत्तराखंड की भी बात करें तो 47 सीट्स जो है, यानी कि यहाँ पे भी बीजेपी फुली मेजॉरिटी में है। चीफ मिनिस्टर्स की बात करते हैं कि चीफ मिनिस्टर का क्या क्या प्रोसीजर है, क्या क्या फंक्शंस हैं, क्या क्या पावर्स हैं, तो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे चीफ मिनिस्टर से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि आर्टिकल जो 164 है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 164 जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, चीफ मिनिस्टर जो है अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा इस आर्टिकल के तहत, यानी कि गवर्नर के हाथ पावर है कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करना। और ये सारी अपॉइंटमेंट कहाँ पे रखी है, कौन से आर्टिकल के अंडर, आर्टिकल 164। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। लीडर जो रहता है पार्टी का, जो फुली मेजॉरिटी से जीत के आए हैं, यहाँ पे क्या रहता है, गवर्नर क्या करते हैं, जब यहाँ पे इलेक्शंस हो जाते हैं मेजॉरिटी से, जो जो पार्टीज जो है वो जीत के आती है, तो जो मेजॉरिटी से जीत के आई हैं पार्टीज, तो गवर्नर उनको बुलाते हैं कि हाँ भाई अपनी आप सरकार बनाना चाहते हैं या नहीं। तो अगर बनाना चाहते हैं, अगर मेजॉरिटी में है, तो गवर्नर क्या करते हैं, उस मेजॉरिटी के जो लीडर रहते हैं, ठीक है, उनको एज ए चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं। असेंबली इलेक्शंस जब देखने को मिलते हैं, अपॉइंट किए जाते हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट, किसके द्वारा, गवर्नर के द्वारा। गवर्नर जो है ये क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। जैसे कि हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट है वो क्या है, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, और हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर है वो रियल एग्जीक्यूटिव है, यानी कि जो जो काम होते हैं स्टेट में या सेंटर में वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं सेंटर में, और स्टेट की बात करें तो गवर्नर के नाम पे होते हैं। ठीक है, तो सेंटर और स्टेट जो है यहाँ पे फंक्शंस आपको सिमिलर देखने को मिलेंगे। गवर्नर जो है ये नॉमिनल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी है, रियल कौन है, वो है चीफ मिनिस्टर। और सेंटर की बात करें तो रियल अथॉरिटी कौन सी है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके अलावा यहाँ पे डिस्क्रिशनरी जो पावर्स रहती हैं, जो गवर्नर के हाथ रहती हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, रिड्यूस करते हैं कुछ पावर, यानी कि कम कर सकते हैं पावर, अथॉरिटी, इन्फ्लुएंस एंड प्रेस्टीज, रोल ऑफ द चीफ मिनिस्टर इन द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। पर्सन जिसके जो मेजॉरिटी से नहीं जीत के आया है स्टेट लेजिस्लेचर में, ठीक है, उसको चीफ मिनिस्टर जो है 6 मंथ के लिए तो अपॉइंट किया जा सकता है, बट 6 मंथ के बीच बीच उनको क्या करना पड़ता है, कहीं से जीत के आना पड़ता है, अपनी मेजॉरिटी साबित करनी पड़ती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मुद्दा रखा गया था, जो हमारे वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिला जब ममता बनर्जी का जो मुद्दा था निकल के आया। उसके अलावा यहाँ पे बात करें टर्म ऑफ द सीएम, यानी कि क्या क्या टाइम ड्यूरेशन रहता है। टर्म ऑफ द सीएम जो है ये फिक्स नहीं होती है, ठीक है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। तो गवर्नर ये नहीं है कि गवर्नर जब चाहे सीएम को हटा सकते हैं, ऐसा नहीं है। जब मेजॉरिटी साबित ना कर पाए सीएम, तब गवर्नर जो है सीएम को उसकी पोस्ट से हटा सकते हैं। ठीक है, ही कैन नॉट बी डिसमिस बाय गवर्नर एज लॉन्ग एज इंजॉय द मेजॉरिटी सपोर्ट ऑफ द इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की अगर बात करें, ऑल्सो ये रिमूव कर सकते हैं जब नो कॉन्फिडेंस मोशन जो अगेंस्ट आ जाता है पर्टिकुलर जो सीएम रहते हैं। ठीक है, अगर उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, तब गवर्नर क्या कर सकते हैं, सीएम को हटा सकते हैं। पावर एंड फंक्शंस की बात करें विद रिस्पेक्ट टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सेंटर की, सेंटर में प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। ठीक है, तो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में एक ब्रिज का काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। वैसे ही स्टेट में क्या रहते हैं, गवर्नर हैं, सीएम है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच में ब्रिज का काम कौन करते हैं, ये करते हैं चीफ मिनिस्टर एक पर्टिकुलर स्टेट के। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। बट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो अगर सेंटर की बात करें तो फुली रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा को। अगर स्टेट की बात करें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, तो फुली रिस्पॉन्सिबल किसको होते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली को। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। गवर्नर क्या करते हैं, अपॉइंट उन्हीं पर्सन को करते हैं एज ए मिनिस्टर जो चीफ मिनिस्टर रिकमेंड करते हैं कि हाँ भाई ये जो है कैबिनेट की जो पोस्ट है, कैबिनेट की पोस्ट के लिए ये जो पर्सन है ये एलिजिबल है, इनको हम अपॉइंट करेंगे, तो ये चीफ मिनिस्टर बोलते हैं गवर्नर को। फिर एलोकेट करते हैं और रीशफल भी कर सकते हैं ये पोर्टफोलियो अमंग मिनिस्टर्स, ये पावर भी सीएम के पास है।
कोलैप्स कर सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर रिज़ाइन दे दे अपने ऑफिस से। सीएम क्या करते हैं, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड होते हैं। अगर मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाते हैं सीएम, आने वाले टाइम में भी नो कॉन्फिडेंस मोशन जो उनके अगेंस्ट लाया जाता है, तो सीएम क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं गवर्नर को कि हम मेजॉरिटी नहीं साबित कर पाए हैं, तो आप क्या कर दीजिए, असेंबली को डिसॉल्व कर दीजिए। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब बात करते हैं पावर जो है विद रिस्पेक्ट टू द गवर्नर। आर्टिकल 167 आप लोगों को याद रखना है हमारे संविधान का। तो चीफ मिनिस्टर एक्ट करते हैं एज अ लिंक बिटवीन गवर्नर एंड द स्टेट। जो मैंने आपको समझाया कि लिंक क्रिएट करने का काम करते हैं चीफ मिनिस्टर बिटवीन गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। चीफ मिनिस्टर जो है ये एडवाइस करते हैं गवर्नर को अगर अपॉइंट करना है इंपोर्टेड ऑफिशियल्स, जैसे एडवोकेट जनरल हो गया, चेयरमैन हो गए, मेंबर्स हो गए पब्लिक स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एंड स्टेट इलेक्शन कमीशन के। स्टेट इलेक्शन कमीशन की बात करूँ, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही यानी कि कल बताया भी था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करते हैं, लोकसभा या राज्यसभा यानी कि पार्लियामेंट के, स्टेट असेंबलीज के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, ये इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा हेल्ड करवाए जाते हैं। स्टेट इलेक्शन कमीशन का क्या काम रहता है, म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल जो कॉरपोरेशन एंड जो विलेजेस के जो पंचायत के इलेक्शंस होते हैं, स्टेट इलेक्शन कमीशन जो रहते हैं उनके द्वारा हेल्ड करवाए जाते हैं। और 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था हमारी कंट्री में 1992 में, तो उसके तहत सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। विद रिस्पेक्ट टू दी स्टेट लेजिस्लेचर की बात करें तो जितने भी पॉलिसीज़ हैं ये अनाउंस की जाती हैं ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस यानी कि सीएम के द्वारा, और ये रिकमेंड करते हैं कि अगर मेजॉरिटी साबित नहीं कर पाए आने वाले टाइम में, तो ये डिसोल्यूशन की मांग करते हैं कि अब डिसॉल्व कर दी जाए असेंबली, ये गवर्नर को बोला जाता है सीएम के द्वारा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अदर फंक्शंस की बात करें चीफ मिनिस्टर के, तो ये चेयरमैन होते हैं स्टेट प्लानिंग बोर्ड के, और ये एक्ट करते हैं एज अ वाइस चेयरमैन जोनल जो काउंसिल रहते हैं, एंड रोटेट करते हैं होल्डिंग ऑफिस यानी कि 1 ईयर के लिए इनके पास ये सारी पावर्स रहती हैं। और ये मेंबर होते हैं इंटर स्टेट काउंसिल के एंड गवर्निंग करते हैं काउंसिल ऑफ नीति आयोग, यानी कि नीति आयोग में भी ये पार्ट रहते हैं सीएम जो रहते हैं स्टेट्स के, और ये हेड करते हैं बोथ हेडेड जो है यानी कि इंटर स्टेट काउंसिल एंड गवर्निंग काउंसिल जो है नीति आयोग की, और ये इसके चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और ये चीफ स्पोक पर्सन होते हैं स्टेट गवर्नमेंट के। क्राइसिस मैनेजर होते हैं मैनेजर इन चीफ एट पॉलिटिकल लेवल ड्यूरिंग इमरजेंसीज। लीडर रहते हैं ये स्टेट के। मीटिंग रहती है वेरियस सेक्शन ऑफ द पीपल एंड रिसीव करते हैं मेमोरेंडा फ्रॉम द रिगार्डिंग देयर प्रॉब्लम्स। अगर कोई डिजास्टर आ गया किसी स्टेट में, तो सारी जो मुद्दे हैं यानी कि जो ब्लेम्स किए जाते हैं वो सीएम को ही किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य यही है। ही इज़ अ पॉलिटिकल हेड ऑफ द सर्विसेज। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट्स को शेयर कीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बोला जा रहा है, स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना। ये योजना आखिर है क्या है, बहुत पुरानी योजना है ये, क्योंकि आज़ादी से पहले काफ़ी ज़्यादा फ्रीडम फाइटर्स रहे हमारी कंट्री के, जिनको ब्रिटिशर्स के द्वारा अंडमान निकोबार की जो सेलुलर जेल थी वहाँ पे भेजा गया। तो उन्हीं फ्रीडम फाइटर्स को स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना के तहत क्या किया गया, उनको पेंशन वगैरह लगाई गई। ठीक है, तो पहले ये जो था यानी कि इसका नाम जो था स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना, इसका नाम पहले कुछ और था, फिर बाद में इसका चेंज किया गया। वो सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। सेंटर के द्वारा अभी अप्रूव किया गया है कि जो स्वतंत्र सैनिक सम्मान योजना है उसको कंटिन्यूशन में ही रखा जाएगा। जो फ्रीडम फाइटर्स जो हैं इसके अंडर एलिजिबल हैं, डिपेंडेंट हैं, स्पेशली जो पेंशन एंड अदर फाइनेंशियल बेनिफिट्स इस स्कीम के तहत उनको मिलते हैं, तो ये इसको कंटिन्यूशन रखा जाएगा यानी कि कंटिन्यू रखा जाएगा 2025 तक। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया। जो एक्स अंडमान पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे, प्रिजनर पेंशन स्कीम 1969 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ एक्स अंडमान पॉलिटिकल प्रिजनर पेंशन स्कीम, पहले नाम ये था। और ये ऑनर यानी कि फ्रीडम फाइटर जो रहे हमारी कंट्री के, उनको कारागार में रखा गया था, सेलुलर जेल जो है जो थी पोर्ट ब्लेयर में। 1972 में 1972 में यानी कि 25th एनिवर्सरी जो है इंडिपेंडेंस डे की जो सेलिब्रेट की गई, और रेगुलर स्कीम यहाँ पे देखने को मिली, यानी कि स्कीम जो थी रेगुलर थी तब तक। फ्रीडम फाइटर पेंशन जो इंट्रोड्यूस की गई थी। 1980 में लिबरलाइज स्कीम लाई गई, स्वतंत्र सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम। 1980 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया, यानी कि 1980 में इसका नाम जो है वो चेंज किया गया। अमाउंट जो है जो पेंशन यहाँ पे दी जाती है टाइम टू टाइम यहाँ पे रिवाइज की जाती है, यानी कि
इसकी जो संख्या है यानी कि इसकी पैसे की जो बढ़ोतरी है उसको एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, डियरनेस रिलीफ यहाँ पे प्रोवाइड करवाया गया सिंस 2016 से। इस स्कीम की अगर बात करें, स्कीम जो है ये प्रोवाइड करवाती है, मंथली पेंशन दी जाती है, मंथली सम्मान पेंशन है टू फ्रीडम फाइटर्स, या फिर टोकन दिया जाता है इनको। ठीक है, नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल में जिनके द्वारा कंट्रीब्यूशन किया गया। पेंशन जो है ये एलिजिबल है जो डिपेंडेंट है, स्पेशली जो स्पाउसेस हैं, ओके, और अनमैरिड एंड अनएम्प्लॉयड डॉटर्स हैं एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स हैं, उनको ये पेंशन दी जाती है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा नहीं इंप्लीमेंट की जाती, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के द्वारा की जाती है, फ्रीडम फाइटर्स डिवीजन। इस स्कीम के अंडर जो है 23,566 बेनिफिशरीज के द्वारा यहाँ पे इस स्कीम का बेनिफिट लिया गया। ठीक है, जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंडर आती है। तो आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, यहाँ पे कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव यहाँ पे सेलिब्रेट किया गया इंटरनेशनल वुमेन्स डे के उपलक्ष्य पे, जो 8 मार्च को हम लोगों ने सेलिब्रेट किया। तो रिसेंटली ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया नेशन वाइड कैंपेन कॉल्ड कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव। ये किससे रिलेटेड है? जो बच्चे फाइनेंशियल काफ़ी ज़्यादा जो क्राइसिस रहते हैं जिनके घरों में, तो उसकी वजह से लड़कियां जो है वो पढ़ नहीं पाती हैं, स्कूल छोड़ देती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो ड्रॉप आउट ना करें, स्कूल को, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें, इसलिए ये कन्या शिक्षा प्रवेश उत्सव जो है, ये कैंपेन जो है वो स्टार्ट किया गया। एम क्या है कि बहुत ज़्यादा 4 लाख आउट ऑफ स्कूल एडोलेसेंट है जिनकी एज 11 टू 14 ईयर्स है, जिनके द्वारा शिक्षा जो है वो प्राप्त नहीं की गई, एजुकेशन सिस्टम से वो बिल्कुल छूट गई हैं। बिल्डिंग ऑन एग्जिस्टिंग स्कीम प्रोग्राम सच एज स्कीम्स फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, इसको भी मद्देनज़र रखते हुए ये सारी चीज़ें जो हैं कैंपेन में डिस्कस की गई। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है 1968 में पहले लाई गई, सेकंड जो है 1986 में लाई गई, दूसरी 2020 में लाई गई, तीसरी, ठीक है, 3 एजुकेशन जो पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है वो हमारी कंट्री में लाई गई। कैंपेन जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और पार्टनरशिप रही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की, तो मिलकर यहाँ पे ये कैंपेन जो है ये ऑर्गेनाइज करवाया गया। कैंपेन जो है ये फोकस दिया गया स्पेशली डिपार्टमेंट, स्टेट्स एंड मिनिस्ट्रीज जो है कैसे कोऑर्डिनेट करके चलेंगी, कैसे मिलके काम किया जाएगा इस मुद्दे के ऊपर। तो 400 डिस्ट्रिक्ट जो है अक्रॉस ऑल दी स्टेट ये आने वाले टाइम में फंड किया जाएगा अंडर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के अंडर, ग्रास रूट लेवल पे, यानी कि गांव वाले विलेज लेवल से ये सारी चीज़ें जो है इम्प्लीमेंट की जाएंगी। फर्दर जो फंडिंग की जाएगी फ्रॉम दी समग्र शिक्षा अभियान एंड आंगनवाड़ी वर्कर्स। ये डाटा जो कलेक्ट किया गया है, ये जो आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स हैं जितनी भी हुई हैं, क्लियर, यानी कि जिन लड़कियों के द्वारा स्कूल को छोड़ दिया गया है, अपनी स्टडी को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, तो ये डाटा जो कलेक्ट किया गया, विजिट की गई आंगनवाड़ी सेंटर्स जो है फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन एंड स्किलिंग्स, यहाँ से डाटा जो है वो मिला। क्लियर, आउट ऑफ स्कूल गर्ल्स जो हैं टू द एजुकेशन सिस्टम, ये टारगेट जो है यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो आया हमारी कंट्री में 2009 में, उसको इम्प्लीमेंट किया गया। नीड है क्योंकि यानी कि ज़रूरत है स्कीम को इम्प्लीमेंट करने की, बिकॉज स्कीम जो है स्पेशली एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए इनिशियली इसको इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ग्राउंड लेवल पे, ताकि बच्चियां जो हैं आज के टाइम में लड़कियां स्कूल जा सकें और एजुकेशन जो है वो प्राप्त कर सकें। एजुकेशन जो है हमारी कंट्री में 21st ए यानी कि 21st अमेंडमेंट किया गया हमारे फंडामेंटल राइट में, राइट टू एजुकेशन का। और ये अमेंडमेंट जो है ये अमेंडमेंट जब किया गया, कौन से ईयर में किया गया और कौन से अमेंडमेंट के तहत इसको ऐड ऑन किया गया, ये आप लोगों का होमवर्क है। प्लीज़ आप जो है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है पाल ददव मैसेकर। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हिस्ट्री का पार्ट जो है इससे कवर होता आपको नजर आएगा। पाल ददव जो मैसेकर है, माना जाता है कि जलियांवाला बाग जब मैसेकर हुआ था उससे कई गुना ज़्यादा भयंकर ये पाल ददव मैसेकर रहा पास्ट में। रिसेंटली ही गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा अभी इसकी 100th एनिवर्सरी जो है 100th एनिवर्सरी यहाँ पे मनाई गई है इसकी, ठीक है, यानी कि शहीदों को याद किया गया है जो यहाँ पे मैसेकर हुआ था, और ये काफ़ी ज़्यादा भयंकर भी था क्योंकि गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा हाल ही में ही अभी सेंचुरी ऑफ द मैसेकर डिस्क्राइब किया गया जो इंसिडेंट था, मोर ब्रूटल था ये जलियांवाला बाग कब हुआ, मैसेकर 1919 में।
इससे पहले बिहार चीफ मिनिस्टर के द्वारा अनाउंस किया गया 15 फरवरी को कोमेमोरेटेड एज शहीद दिवस इन मेमोरी ऑफ 34 फ्रीडम फाइटर्स जो मारे गए थे पुलिस के द्वारा इन तारापुर टाउन। कहाँ पे है ये? बिहार का मुनगर डिस्ट्रिक्ट। 90 ईयर्स अगो यहाँ पे सारी चीज़ें देखने को मिली थी। पाल धदव मैसेकर आखिर है क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। पाल धदव मैसेकर जो है ये 7 मार्च 1922 में हुआ। ठीक है। पाल, चितारिया एंड धदव विलेज, सबरकंथा डिस्ट्रिक्ट जो पार्ट है आज के टाइम में गुजरात का। ये डे जो है अमाल की एकादशी में था, होली के जस्ट बिफोर पहले ये डे जो है हिमाल की एकादशी आता है, तब ये मैसेकर हुआ। विलेजर्स जो हैं पाल एंड धदव चितारिया यहाँ पे इकट्ठे हुए बैंक ऑफ द रिवर हेरियर रिवर जो है ये आपको गुजरात में देखने को मिलती है। और ये पार्ट रहा एक ही मूवमेंट का। जो लीड था यानी कि इसके लीडर जो निकल के आए वो थे मोतीलाल तेजावर। तो मोतीलाल तेजावर के द्वारा यहाँ पे लीड रोल प्ले किया गया। तेजावत जो थे ये बिलोंग करते थे कोलियारी विलेज से, मेवाड़ रीजन जो था राजस्थान का। और ये मोबिलाइज्ड हुए यानी कि भील्स फ्रॉम कोटड़ा, छावनी, सिरोही एंड तांदा टू पार्टिसिपेट, यानी कि इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया अलग अलग रीजन्स में ये गए। और इम्पैक्ट क्या था, यानी कि प्रोटेस्ट इनके द्वारा किया गया। विजयनगर जब फेल्ट हुआ, स्पेशली जो विजयनगर, धदव, पोशियाना, ठीक है, उसके बाद खेड़ ब्रह्मा, ठीक है, ये न्यू तालुकास बने किसके? साबरकंठा के, यानी कि ये इसके अंडर, साबरकंठा के अंडर इस एरिया को रख दिया गया। फिर इनके द्वारा प्रोटेस्ट किया गया, स्पेशली लैंड से ये क्या करते थे, ब्रिटिशर्स क्या करते थे, टैक्स यहाँ पे कलेक्ट करते थे जो किसानों के द्वारा देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पे प्रोटेस्ट देखने को मिला। अरावली डिस्ट्रिक्ट जो था बानासकंठा एंड दंता और बानसकंठा डिस्ट्रिक्ट, कोडा, चाविनी, तो इतना ये याद नहीं रखना है। ठीक है, तो आपको बेसिकली यही याद रखना है कि ये जो सारी स्टेट थी ये पहले क्या थी, प्रिंसली स्टेट्स के अंडर आ गई थी, जो राजस्थान वाला एरिया था, उदयपुर वाला। फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट किया गया, मूवमेंट जो निकल के आया, प्रोटेस्ट हुआ अगेंस्ट दी जो लैंड रेवेन्यू टैक्स था, यानी कि जो लगान दिया जाता था, इम्पोज किया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा पीसेंट के ऊपर, किसानों के ऊपर। नियरली 200 भील्स जो थे अंडर द लीडरशिप ऑफ तेहावत जो शिफ्ट हुई, यानी कि बो एंड एरो इनके पास जो हथियार थे, ठीक है, जो जिसको हम तीर कमान बोलते हैं। तो बट ब्रिटिशर्स ने ओपन फायरिंग इनके ऊपर स्टार्ट करना शुरू कर दी। नियरली 1000 ट्राइबल्स जो थे, जो भील जाति के थे, ठीक है, उन पे गोलियां बरसाई गई। ब्रिटिशर्स के द्वारा क्लेम किया गया कि हमारे द्वारा ओनली 22 लोगों को ही मारा गया है, बट भील्स जाति के जो लोग थे उनके द्वारा बोला गया कि 22 नहीं थे, 1200 से 1500 तक लोगों की जाने गई हैं इस मैसेकर में। ठीक है, वैसे ही हाल हो गया जैसे चाइना ने बोला था, जैसे लद्दाख में जो है गालवान वैली में स्टैंड ऑफ देखने को मिला था। चाइना ने बोला था कि बहुत कम जो है वो जवान जो है वो मारे गए हैं, बट संख्या जो थी वो ज़्यादा थी, हमारे जो जवान थे। क्लियर। तेजावत जो है तेजावत जो है इनके द्वारा रिटर्न टू द स्पॉट ऑफ क्रिश्चियन इट वीर भूमि, यानी कि इनके द्वारा जो है बहुत बहुत वीरता से लड़ा गया। और जहाँ पे इनके द्वारा जो लीडरशिप का रोल प्ले किया गया उसको वीर भूमि के नाम से बोला गया। ये थे तेजावत। ठीक है, मोतीलाल तेजावत, यहाँ पे आप पिक्चर देख सकते हैं, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे। एज बॉर्न इनटू अ मर्चेंट फैमिली, यानी कि बनिया जो थे, बनिया जिसको बोलते हैं मर्चेंट की फैमिली में इनका जन्म हुआ था कोलियारी विलेज में। तेजावत पहले एम्प्लॉय थे, लैंडलॉर्ड के अंडर काम करते थे। इनके द्वारा 8 साल तक लैंडलॉर्ड के अंडर काम किया गया। फिर ये जो प्रोटेस्ट हुआ, यानी कि ये जो पैसा, जो टैक्स वगैरह इकट्ठा करते थे, उसके बाद जब इन्होंने देखा कि चीज़ें जो हैं वो गलत डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है, तो फिर लैंडलॉर्ड की जो नौकरी ये करते, लैंडलॉर्ड के अंडर जो नौकरी करते थे ये, फिर इनके द्वारा ये जॉब छोड़ दी गई। ड्यूरिंग द पीरियड सॉ क्लोजली हाउ टू लैंडलॉर्ड एक्सप्लॉइट ट्राइबल्स, क्योंकि लैंडलॉर्ड्स क्या करते थे, ट्राइबल्स जो थे उनको एक्सप्लॉइट करते थे, उनको तंग करते थे, मारते पीटते थे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें पास में देखने को मिली। उसके बाद तेजावत के द्वारा जॉब को क्विट कर दिया गया 1920 में। ठीक है, तो एज अ सोशल वर्कर इनके द्वारा काम किया गया। फिर टू दिस डेट लोकल ट्राइबल्स जो थे, ठीक है, जो पाल धदव मैसेकर यहाँ पे देखने को मिला। तो सॉन्ग्स जो है आज के टाइम में इससे रिलेटेड जो है वेडिंग्स में, फेयर्स में गाया जाता है, जिसका नाम है हंसू दुखी दुनिया दुखी, ये सॉन्ग का नाम है, जो रिलेटेड किससे है,
जो पाल ददव मैसेकर हुआ था, ये याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका हिस्ट्री का जो पार्ट है वो भी कवर अप हो गया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे बेसिकली गुजरात की बात की जा रही थी, तो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तो इसको स्टेट बाउंड्रीज टच करती हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। गुजरात जो है कोस्टल स्टेट है, सबसे ज़्यादा कोस्टल बाउंड्री भी गुजरात स्टेट की आपको देखने को मिलती है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। तो ये था आज का इंपॉर्टेंट लेक्चर। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी डाउट होगा इस लेक्चर के रिगार्डिंग, तो अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।